चले क्या नहीं, ड्राई वाला नहीं है, ऑप्शनल में पढ़ेंगे उसको। ड्राई और वेट अलग से पढ़ाऊंगा ऑप्शनल में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है कल की? कुछ प्रॉब्लम है? क्या मिताली, टेस्ट में आज टेस्ट दे दिए कॉन्स्टिट्यूशन का? ज्योग्राफी बस का क्या? ठीक है। क्या नसरीन, हो गई, मन गया? फेस्टिवल ख़त्म? पढ़ाई वढ़ाई किए कुछ फेस्टिवल में? हाँ, जितना क्लास चल रही थी उसका रिवीजन वगैरह कुछ वीडियो वीडियो देखे टाइम निकाल के? हाँ, क्या हो गया साक्षी? चलिए, कल हम लोग विंड्स देख लिए थे, ग्लोबल विंड्स क्या होती है, प्रिवेलिंग विंड्स क्या होती है। उसी से रिलेटेड टॉपिक है आपका एटमॉस्फेरिक ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन, वायुमंडली त्रिकोशीय परिसंचरण, जो कल पढ़ा है उसी से रिलेटेड है आपका वायुमंडली त्रिकोशीय परिसंचरण। तो यहाँ पर आपका वायुमंडलीय त्रिकोशीय परिसंचरण क्या होता है पहले देखेंगे। परिभाषा या कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन इसकी, उसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट, ये देखेंगे। वायुमंडलीय त्रिकोशीय परिसंचरण और इसका इम्पैक्ट। तो ये है कुछ नहीं, कल जो हमने पढ़ा है उसी से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, उसको देखते हैं। देख लिया, हेडिंग डाल दिया। तो यहाँ से देखा था हमने, जो यहाँ से हमारे ऊपर उठती, कहाँ से, इक्वेटर के पास से। इक्वेटर के पास से विंड्स क्या होती है, गर्म होकर के ऊपर उठती है, राइट। यहाँ पे जो है बताया था मैंने कि यहाँ पे लो प्रेशर क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सालों भर क्या होती है आपकी, जो है वर्टिकल होती है, राइट। इसलिए यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। फिर ये ठंडी होकर कहाँ बैठती है आपके, जो 30 से 35 अक्षांशों के
नहीं, इधर वाली इधर बैठेंगी, निकट बैठती है, तो यहाँ पर बैठने के कारण से, सबसाइड करने के कारण से यहाँ पे क्या बनता है, आपका हाई प्रेशर बनता है, राइट। इसी की आधी हवाएं इधर की ओर भी जाती है और ये फिर से यहाँ पर ऊपर उठती है, ऊपर की उठती है क्योंकि इधर से पोलर विंड्स आती है, और ये इस तरीके से पूरा एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो तीन सर्कल में विंड्स का क्या होता है, साइक्लिक फ्लो होता है, राइट। इसी को इधर यहाँ पे ये ट्रेड विंड्स हो गई, ये वाली जो विंड्स कौन सी हो गई, ये जो हमने इधर बनाया हुआ है ऐसे उतर करके यही आपकी किधर की ओर आती है, इधर की ओर आती है, तो ये वाली ट्रेड विंड्स हो गई। ये जो विंड्स है वो कौन सी हो गई, आपके ट्रेड विंड्स, TW, व्यापारिक हवाएं। इधर जो हवाएं जा रही है ये वाली हो गई वेस्टर्ली विंड्स, WW, वेस्टर्ली विंड्स, पछुआ हवाएं, राइट। और इधर से जो नीचे सरफेस पे आ रही है वो आपका हो गई पोलर विंड्स, ध्रुवी हवाएं। तो ये जो सरफेस पे चल रही है वो हवाएं, ये आपके ट्रेड विंड्स, पछुआ हवाएं, वेस्टर्ली विंड्स और पोलर विंड्स। तो ये सरफेस पे चलने वाली हवाएं हो गई। इसके जस्ट अपोजिट अपर एटमॉस्फेयर में होता है, जैसे मैंने कहा ना कि व्यापारिक हवाएं आकर के यहाँ पे मिल रही है, तो यही हवाएं फिर से ऊपर उठती है और ये फिर से ऊपर दो डायरेक्शन में क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। आ रही बात समझ में, यहाँ की हवाएं ऊपर उठी है ना, जैसे मैं इक्वेटर हूँ, मान लो मैं क्या हूँ आपके पास इक्वेटर हूँ, तो मेरे पास की हवाएं ऊपर उठ रही है और ऊपर उठेंगी तो ठंडी भी हो रही है। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट बताया था, शुष्क एडियाबैटिक या रुद्धोष्म ताप ह्रास दर ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट के थ्रू जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000, और ठंडी होंगी तो क्या होगा, फिर ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाएंगे, ये दो डायरेक्शन में क्या हो जाती है, इधर डाइवर्ट हो जाती है, राइट। तो एक आपका सदर्न हेमिस्फीयर जाएगी एक आपका, तो ये ट्रेड विंड्स के जस्ट ऊपर में जो हवाएं बहती है उसको हम लोग कहते हैं एंटी ट्रेड विंड्स, प्रति व्यापारिक हवाएं कहते हैं, एंटी ट्रेड विंड्स, प्रति व्यापारिक हवाएं, उसको क्या बोलेंगे, ऊपर जा रही है उसको प्रति व्यापारिक हवाएं बोलेंगे। कौन सी वाली हवाएं, ये वाली हवाएं ऊपर, जस्ट व्यापारिक हवाओं के विपरीत, जस्ट अपोजिट टू ट्रेड विंड्स, होगा कि नहीं होगा। ट्रेड विंड्स इधर सरफेस पे चल रही है, ये आपका 30 से 35 से है ना, मेरे हाथ को भी देखेंगे, इधर से इधर सरफेस पे चल रही है, उसी के ऊपर हवाएं ऊपर उठी और वो फिर से उसके अपोजिट उधर फ्लो हो गई, तभी ये पूरा साइकिल बन रहा है, आ रही ना बस समझ में। और ये फिर इधर की हवाएं फिर से नीचे उतर जाती है, कहाँ पे 30 से 35 35 लेटीट्यूड्स पे फिर से सबसाइड्स करती है, फिर से यहाँ पे क्या करती है, सबसाइड्स करती है आपका जो, तो ये पूरा जो साइकिल बनता है इसको हम लोग कहते हैं हेडली साइकिल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है हेडली साइकिल कहते हैं। ये वाला आपका हेडली सेल कहते हैं, वैसे इसको हेडली सेल कहा गया है, हेडली सेल, हिंदी में भी हेडली सेल, हेडली चक्र कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हेडली सेल, हेडली ज्योग्राफर का नाम है। तो पहला सेल या पहला साइकिल कहाँ पे बनता है, इक्वेटर के पास, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के पास ऊपर उठती हुई हवाएं, अपलिफ्टिंग एयर नियर द इक्वेटर, फ्रॉम द इक्वेटर, क्लियर है। और वही फिर ऊपर जाके दो डायरेक्शंस में, एक आपका साउथ की ओर एक आपका नॉर्थ की ओर चली जाती है। तो ये व्यापारिक ट्रेड विंड्स के ट्रेड विंड्स के अपोजिट बहती है, विपरीत दिशा में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी ट्रेड विंड्स कहते हैं। और फिर ये ठंडी होकर कहाँ बैठती है, आपकी जो है 30 से 35 अक्षांशों के ऊपर बैठती है, और ये फिर ट्रेड विंड्स हो गई 0 डिग्री की ओर, फिर से ये क्या होती है आपकी जो है इधर की ओर ब्लो करती है। तो जो साइकिल बन गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेडली साइकिल कहते हैं, पहला साइकिल। तो आपको जब कहीं लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हेडली साइकिल कैसे बनता है बता देंगे। तो आपका अपलिफ्टिंग एयर,
कहाँ पर आपका 0 डिग्री के पास, नियर द इक्वेटर या फ्रॉम द इक्वेटर, अपलिफ्टिंग एयर फ्रॉम द, हिंदी में लिख लेंगे विषुवत रेखा के पास ऊपर उठती हुई हवाएं, विषुवत रेखा के पास ऊपर उठती हुई हवाएं, विषुवत रेखीय वायु का ऊपर की ओर प्रवाह, ऊपर प्रवाह पहला पॉइंट हो गया, प्लस ना ये ऊपर उड़ती हुई हवाएं होगी, प्लस ऊपरी वायुमंडल में एंटी ट्रेड विंड्स, ऊपरी वायुमंडल में क्या लिखेंगे, एंटी ट्रेड विंड्स, एंटी ट्रेड विंड्स इन अपर एटमॉस्फेयर, ऊपरी वायुमंडल में ऊपरी वायुमंडल में प्रति व्यापारिक हवाएं, क्लियर है, ये हो गया आपका ऊपरी वायुमंडल में प्रति व्यापारिक हवाएं। फिर उसके बाद ये कहाँ बैठ रही है आपका 30 से 35 लेटीट्यूड्स पर अवतलित होती हवाएं, प्लस आपका जो है सबसाइड्स, प्लस एयर सबसाइड्स ओवर द 30 to 35 डिग्री लेटीट्यूड्स, प्लस ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाएं। इसका हिंदी हो जाएगा आपका जो है 30 से 35 अक्षांशों के ऊपर अवतलित होती हवाएं, अवतलित हवाएं, प्लस ट्रेड विंड्स, प्लस व्यापारिक हवाएं। हाँ सेम रहेगा बस, है ना, बाकी दोनों जगह सेम रहता है, बस नॉर्थ का हम लोग लिखेंगे, ये सेम चीज़ आपका साउथ में भी रहेगा। तो इस तरीके से पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये डायग्राम बस दिमाग में रखना है, इस डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना है, कहाँ ऊपर उठ रही है हवाएं, फिर साइड वेस्टवर्ड आपका वेस्ट की ओर बह रही है, नॉर्थ की ओर बह रही है, फिर नीचे बैठ रही है, फिर आपका जो है ट्रेड विंड्स के रूप में सरफेस पे बह रही है। तो ये सरफेस विंड हो गई, अपर एटमॉस्फेयर की विंड हो गई, और बाकी ये ऊपर उठती और नीचे बैठती हवाएं होंगी। तो इसी साइकिल को एक्सप्लेन करना है, कभी आ जाए क्वेश्चन हेडली चक्र कैसे बनता है, तो कौन कौन सी हवाओं से बनता है, तो डायग्राम क्लियर है तो बाकी चीज़ें अपने आप लिख लोगे। तो इसको हम लोग हेडली साइकिल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग जो है हेडली साइकिल कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद सेकंड साइकिल को हम लोग कहते हैं आपका फेरेल, सेकंड को हम लोग कहते हैं फेरेल साइकिल, फेरेल सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका बोल देते हैं, चक्र की जगह पे हेडली कोशिका जनरली वर्ड यूज करते हैं, सेल के लिए कोशिका वर्ड, हेडली कोशिका, फेरेल कोशिका। फेरेल कोशिका। तो ये वाला कैसे बनता है, इसको भी कैसे लिखेंगे आप लोग, फिर से आ जाएगा ये वाला पॉइंट आ जाएगा 30 से 35 सबसाइडिंग एयर, 30 to 35 में क्या हो रहा है, सबसाइड कर रहा है एयर जो है। फिर ये वाली कौन सी विंड्स होगी आपकी, वेस्टर्ली विंड्स, पछुआ हवाएं हो गई। फिर यहाँ पे 60 से 65 की ओर अपलिफ्ट कर रही है विंड्स, और फिर इसके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको यहाँ पे फिर से क्या कहेंगे, प्रति पछुआ हवाएं बोलेंगे। इसको फिर से यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, क्या जो है प्रति पछुआ हवाएं, एंटी वेस्टर्ली विंड्स, प्रति पछुआ हवाएं, एंटी वेस्टर्ली, वेस्टर्ली विंड्स जो सरफेस पे बहती है उसके जस्ट अपोजिट अपर एटमॉस्फेयर में मिलता है।
एंटी वेस्टर्ली विंड्स। और तो ये पूरा साइकिल बन जाएगा, इसको एक्सप्लेन कर देना है कि कैसे वो एक पूरा साइकिल तो हो गया आपका फेरेल साइकिल। उसके बाद ये वाला है आपका पोलर साइकिल, इसको क्या कहते हैं, ध्रुवी सेल, पोलर सेल। पोलर सेल ध्रुवी कोशिका कहते हैं, ध्रुवी कोशिका। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको भी वैसे एक्सप्लेन करना है, अपलिफ्टिंग एयर नियर द या ओवर द 60 to 65, फिर उसके बाद जस्ट अपोजिट प्रति ध्रुवी हवाएं, ध्रुवी हवाओं के विपरीत है तो इसको फिर से क्या बोलेंगे, एंटी पोलर विंड्स। तो क्या बोलेंगे आपका जो है एंटी पोलर विंड्स, प्रति ध्रुवी हवाएं, ये ध्रुवी हवाएं हैं, उसका उल्टा है आपका जो है तो प्रति ध्रुवी हवाएं। और फिर नीचे बैठ रही है यहाँ पर सबसाइडिंग एयर, और फिर ये पोलर विंड्स, ये फिर साइकिल बन जाता है आपका जो, तो ये पोलर विंड्स कहलाता है। तो ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेटर, इन बिटवीन इक्वेटर एंड पोलर, है ना, इन बिटवीन इक्वेटर विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच में जो एयर का सर्कुलेशन है वह एक सेल में ना हो करके 3 सेलों में होता है, 3 चक्रों में होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन कहते हैं, वायुमंडली त्रिकोशी परिसंचरण कहते हैं, है ना। डेफिनेशन जो वर्ड्स है उसमें ही आपकी डेफिनेशन निकल जाएगी। आपका जो है वायुमंडली त्रिकोशी परिसंचरण, कि वायुमंडल में किसके किसके बीच में, विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच में, किसके किसके बीच में आपका जो है, विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच में, फ्रॉम इक्वेटर, इन बिटवीन इक्वेटर एंड पोल, विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच में जो वायु का प्रवाह है, सर्कुलेशन ऑफ एयर है, वायु का जो प्रवाह है वह कितने सेल्स में होता है, कितने चक्रों में होता है, 3 साइकिल में होता है, 3 चक्रों में होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन कहते हैं। आए समझ में, ऑप्शनल में लाइन टू लाइन यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, वायुमंडलीय त्रिकोशी परिसंचरण किसे कहते हैं। जीएस में भी आज नहीं तो कल पूछेगा। और तीनों का नाम दे देना है, इन तीनों सेलों को अलग अलग नाम दिया गया, हेडली, फेरेल एंड पोलर। फिर ज़रूरत पड़े तो एक्सप्लेन करना, या डायग्राम से क्लियर हो जाती है तो डायग्राम बना के भी छोड़ सकते हो, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हेडली सेल फॉर्म हो रहा है, कैसे फेरल हो रहा है, और आपका किन किन हवाओं से मिल करके पोलर हो रहा है। क्लियर है पॉइंट एकदम, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन। तो ये हो गया। अब इसका प्रभाव क्या लिखना है, तो प्रभाव वही लिखना है जो भूमंडलीय हवाओं का प्रभाव लिखा था हमने, लगभग वही चीज़ें इसमें भी आ जाएंगी। फिर भी अलग से कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। चलो आगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो प्रभाव, इम्पैक्ट। तो ट्राइसेलुलर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के कारण से ही आपका फिर से क्या हो गया, विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच में जो ऊष्मा संतुलन है ना, फ्रॉम 0 टू इक्वेटर टू पोल्स के बीच में जो हीट बैलेंस है, इन्हीं के कारण से बना हुआ है, हीट बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों के बीच में हवाएं आपस में क्या इंटरकनेक्टेड है, ये सभी हवाएं आपस में क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। इधर की गर्म हवाएं ऊपर उठी, फिर ठंडी होकर बैठी, फिर इधर आ गया, आधी इधर चली गई, इधर ठंडी हवा आएगी, तो आपस में सभी क्या हो रहे हैं, इन हवाओं का आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन हो रहा है, इंटरकनेक्ट हो रहे हैं आपके जो, जिस कारण से इधर के गर्म हवा इधर से ठंडी हवा से मिल रही है, तो इसलिए हीट क्या हो गया आपका, ट्रांसफर होते जाता है, पूरे एटमॉस्फेयर के थ्रू ही होता है आपका जो। तो इसीलिए फ्रॉम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ऊष्मा संतुलन इसी सर्कुलेशन के कारण से बना रहता है। हरी बस समझ में, हीट बैलेंस मेंटेन्ड थ्रू दिस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। आया समझ में पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट आपका जो है, जो अलग अलग जलवायु पृथ्वी पर मिलती है उसी के कारण से मिलती है।
विभिन्न जलवायु प्रदेशों का निर्माण होता है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों का निर्माण या अलग अलग जलवायु क्रिएट होती है। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग क्लाइमेट कैसे बनेंगे। कहीं पे हवा ऊपर उठ रही है तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, कहीं पे बैठ रही है तो बारिश, है ना। हमेशा याद रखना है कि कहीं पे भी रेनफॉल होने के लिए हवा का ऊपर उठना ज़रूरी है, तभी जा कर के एयर कंडेंसेशन होगा और फिर क्लाउड्स बनेंगे और फिर रेनफॉल होगी। लेकिन जहाँ पे हवा नीचे बैठ रही है वहाँ पे एयर रेनफॉल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस कारण से इन दो क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है। कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन पे यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है और यहाँ पे 60 to 65 में ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है हाईएस्ट रेनफॉल वाला रीजन है इक्वेटोरियल रीजन। हाईएस्ट रेनफॉल वाला रीजन है कौन सा आपका, इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर मॉइस्चर भी ज़्यादा है, बारिश भी ज़्यादा होती है, इस कारण से आपका जो है क्लियर है। और सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पर होती है 60 to 65 वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पर भी सालों भर हमारे क्या हो रही है, तो सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है, द्वितीय सबसे अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है। सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल कौन सा वाला, 60 to 65 वाला, टेम्परेट या मिडिल अक्षांश वाला रीजन कहलाता है। आया समझ में। तो ये अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स। और अभी पढ़ेंगे कि जितने डिजर्ट्स सब यहाँ पे बनते हैं, जितने हॉट डिजर्ट्स है ये आपका 30 से 35 के बीच में मिलते हैं। जितने भी हॉट डिजर्ट्स है वह कहाँ पे मिलते हैं आपके जो है, जितने भी हॉट डिजर्ट्स है आपके ये 30 से 35 के बीच में मिलते हैं हॉट डिजर्ट्स। मोस्ट ऑफ द हॉट डिजर्ट्स फाउंड इन बिटवीन 20 to 30 के बीच में, है ना। ओवरऑल ऐसे लेंगे तो 20 के 40 के बीच में मिल जाते हैं। एग्जैक्टली 30 से 35 के बीच में ही मिलते हैं। 30 से 35 के बीच में ही मोस्ट ऑफ द हॉट डिजर्ट्स मिलेंगे आपके। क्लियर है। क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे सालों भर नीचे सबसाइड कर रही है, बैठ रही है, तो वर्षा की संभावना ख़त्म। और मैंने बताया था कि जब भी हवा कहीं पे नीचे बैठती है तो उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है ना। एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज बताया था। ऊपर बड़ा बर्तन है, नीचे जैसे आते जाएगी हवा छोटे बर्तन में आ रही है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो इस कारण से हाईएस्ट टेम्परेचर भी कहाँ मिलता है, तो यहीं पर मिलता है। बताया था मैंने 20 से 40 के बीच में हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है। टेम्परेचर वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर फाउंड ओवर द 20 to 40 के बीच में। इक्वेटर पे नहीं मिलता लिखे थे मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर क्यों मिल रहा है उसका भी आंसर मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्या हो रही है, एयर सबसाइड कर रही है। और मैंने जब भी कहा था कि हवा बैठेगी तो कॉम्पैक्ट होगी, कॉम्प्रेस्ड होगी, दबेगी, संपीड़ित होगी और उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब भी हवा उठती है तो फैलती है तो टेम्परेचर घटता है। तो इस कारण से यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और टेम्परेचर मैक्सिमम मिलता है। यही हॉट डिजर्ट की विशेषता हो गई। हॉट डिजर्ट का मतलब टेम्परेचर हाई एंड लेस रेनफॉल, तापमान ज़्यादा होगा और वर्षा क्या होगी आपकी, कम होगी। आया समझ में। तो इस तरीके से ये अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स, और बाकी और पढ़ेंगे, पूरा क्लाइमेटिक रीजन्स एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग जो वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स फॉर्म होते हैं वो इसी ट्राईसेलुलर एयर सर्कुलेशन के कारण से होते रहते हैं। इसी ट्राईसेलुलर एयर सर्कुलेशन के कारण से होते हैं। कहीं पे ज़्यादा बारिश, कहीं पे कम बारिश, कहीं पे डिजर्ट्स बन गए। आ रही बात समझ में। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपकी। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा आपका ट्राईसेलुलर सर्कुलेशंस के कारण से यदि आप देखेंगे तो
बाकी चीज़ें फिर से वही आ जाएंगे जो हमने भूमंडलीय पवनों के प्रभाव को लिखा था, वो भी लिख सकते हैं। जैसे ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन में ही क्या होते हैं, जो सरफेस विंड्स है, सतही पवनें हैं, सरफेस विंड कौन कौन सी हो गई आपकी, सरफेस विंड, सतही हवाएं, सतही पवनें, ये कौन कौन सी तीन हो गई आपकी, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स और पोलर विंड्स, ये सभी सरफेस पे फ्लो करती है। तो इन्हीं के द्वारा फिर से मैंने कहा था कि मॉइस्चर ट्रांसफ़र होता है। मॉइस्चर क्या होता है आपका, जो ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ पे, ओशियंस टू सरफेस, ओशियंस टू कॉन्टिनेंट। आर्द्रता परिवहन होता है, आर्द्रता परिवहन होता है। आया समझ में? तो ग्लोबल विंड्स के द्वारा, तो ये भी उसी का पार्ट है, ग्लोबल विंड्स भी ट्राइसेल्युलर का ही एक पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये वाला पॉइंट्स भी आ जाएगा। तो आर्द्रता परिवहन होता है, इसीलिए महाद्वीपों पर क्या होती है, महाद्वीपों पर वर्षा होती है। महाद्वीपों पर वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेनफॉल ओवर द कॉन्टिनेंट्स। कल बताया था ना भाई कि जितने भी ग्लोबल विंड्स है ओशियंस के ऊपर से बहते हैं और फिर लैंड पे पहुंचते हैं, तो उसी से मॉइस्चर ट्रांसफ़र होता है और फिर लैंड पे रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आया समझ में? ये पॉइंट्स आ जाएगा आपके जो ट्राइसेल्युलर सर्कुलेशन का इम्पैक्ट प्रभाव में आपका, तो ये सब पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, तो मेन आपके ये 2-3 पॉइंट्स आ जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके जो है। तो इन्हीं ट्राइसेल्युलर सर्कुलेशन का प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये 3 मेन प्रभाव है। बाकी ठीक है, वो भी डाल सकते हो। साइक्लोन्स के पाथ वगैरह डिसाइड होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं डाल ही सकते हो यदि ज़्यादा वर्ड्स लिखना हो। चक्रवातों के मार्ग भी किससे डिफाइंड होते हैं आपके, चक्रवातों के मार्ग भी इसी से डिफाइंड होते हैं। पाथ ऑफ साइक्लोन्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, पाथ ऑफ साइक्लोन्स भी इसी में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट, एटमॉस्फेरिक ट्राइसेल्युलर सर्कुलेशन करके कहीं आ जाए ना, ऑप्शनल में तो पूछा हुआ है, जीएस में भी शायद कहीं पे देखा था, जिक्र किया हुआ है। तो क्लियर हो गया वायुमंडलीय त्रिकोशीय परिसंचरण क्या होता है और उसका क्लाइमेट वेदर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आएगा। तो पढ़े थे वही कंटिन्यूटी है, पहले प्रेशर बेल्ट पढ़ा, प्रेशर बेल्ट से ग्लोबल विंड्स, और फिर उसी प्रेशर बेल्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसी में ये ट्राइसेल्युलर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बनता है, या उसी के कारण से प्रेशर बेल्ट्स भी बनते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा आंसर लिख दोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब इसी में लगे हाथ हम लोग गर्म मरुस्थलों का निर्माण, गर्म या उष्ण मरुस्थलों का निर्माण देखते हैं। उष्ण मरुस्थलों की उत्पत्ति या निर्माण कैसे होते हैं, फॉर्मेशन, उत्पत्ति का कारण, कॉजेस ऑफ हॉट या ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट्स, फॉर्मेशन या कॉजेस ट्रॉपिकल या आपका जो है वार्म हॉट डिजर्ट्स, कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2013-14 में ही पूछा हुआ है। उष्ण मरुस्थलों का निर्माण, पहली बात तो याद रखना है कि जितने भी गर्म उष्ण मरुस्थल है ना, इसकी लोकेशन कहाँ मिलती है, स्थिति कहाँ मिलती है, एक तो मिलती है आपकी जो है 30 से 35, एग्जैक्टली देखेंगे तो 30 से 35 लैटिट्यूड्स पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 40 लिख देता है, 20 to 40 के बीच में आपका जो है 30 से 35 है, तो इन बिटवीन 20 to 40 भी लिखेंगे तो ये इसमें आ जाएगा इंक्लूडेड। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो हॉट डिजर्ट्स है वह 30 to 35 लैटिट्यूड्स के बीच मिलता है, पहली बात।
और सभी जगह नहीं मिलता है, ये केवल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलते हैं, इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो पहला पॉइंट तो याद रखना है, मोस्ट ऑफ द हॉट डिजर्ट या ऑलमोस्ट जितने भी ट्रॉपिकल डिजर्ट्स है, हॉट डिजर्ट्स है, इट्स फाउंड इन बिटवीन द लैटिट्यूड 30 to 35 एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जितने भी गर्म मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है, वह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 से 35 अक्षांशों के बीच मिलते हैं, मोस्टली यही मिलेंगे आपके। क्लियर है? एग्जाम्पल पूरा वर्ल्ड का देख लेते हैं, गर्म मरुस्थलों का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे साथ साथ हो जाएगा। बताओ मिताली का 2-4 नाम। सहारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट लेकिन एग्जैक्टली वेस्ट में तो नहीं है, पूरा ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ, उसका भी कारण देखेंगे। क्या डिजर्ट? अटाकामा डिजर्ट, ठीक, गुड। चलो और क्या बोल रहे हो? हाँ, थार भी आएगा, लेकिन वो भारत में कॉन्टिनेंट्स में आपके जो है भारत के अंदर आएगा, थार भी आएगा। तो ये ऑलमोस्ट इतना आपका जो है मैप में देखेंगे तो ग्लोब में ऐसे मिलेगा, इधर ऊपर वाले की भी ज़रूरत नहीं है ना। ये इक्वेटर है, पहले इक्वेटर को बेस ले लो ना, इक्वेटर को बेस लेके ऊपर ये बनाना है, नीचे ये बनाना है, बस इक्वेटर ध्यान रखना है कि अब साउथ अमेरिका है तो लगभग यहाँ पे इक्वेटर जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के लगभग सेंटर से है आपका, भारत को इक्वेटर के ऊपर बनाना है, नीचे मत बना देना, और ऑस्ट्रेलिया को नीचे बनाना, ऊपर मत बना देना। तो रिलेटिव पोजीशन बसो, बाकी थोड़ा सा तो 1-2 बार कोशिश करोगे तो बन जाएगा। रफली स्केच बनाना है, बार बार बनाओगे तो सिलेबस ख़त्म होते तक इतना बनाना सीख जाओगे। एक छोटा मैप बन गया सबका। चलिए, तो सबसे पहला यदि साउथ अमेरिका में देखें तो यहाँ पे नॉर्थ चिली में है अटाकामा डिजर्ट, यहाँ पर है आपका जो है अटाकामा डिजर्ट है नॉर्थ चिली में।
नॉर्थ चिली में है। वेस्टर्न यूएसए में यहाँ पर डिजर्ट रीजन है, ये वाला कैलिफोर्निया रीजन। यूएसए में देखेंगे तो ये कैलिफोर्निया रीजन है आपका, कैलिफोर्निया रीजन में है। और ये मैक्सिको में भी है, तो उसका नाम अलग अलग है। मैक्सिको में क्या कहते हैं बताओ, कौन बताएगा? और यूएसए में क्या नाम है चंद्रिका? बताओ, कुछ नाम याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? इसको याद आ रहा है? पुराना शाश्वत बताओ। आकांक्षा बताया था कभी? ठीक है, चलिए बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा। मोजावे डिजर्ट, यूएसए में इसको क्या कहते हैं यहाँ पे? मोजावे डिजर्ट यूएसए में। और यहाँ पर इसको कहते हैं सोनोरान डिजर्ट। कहाँ पे? मैक्सिको में। सोनोरान, मैक्सिको में। ये पूरा डिजर्ट रीजन है, उसी को यहाँ पे कैलिफोर्निया स्टेट है। कौन से राज्य में फैला हुआ है? यूएसए में तो कैलिफोर्निया स्टेट में फैला हुआ है, कैलिफोर्निया स्टेट में। नाम है आपका मोजावे एंड मीन कैलिफोर्निया। बाकी वहाँ पे मोजावे डिजर्ट, मोजावे। चले, यूएसए मतलब यूएसए में कैलिफोर्निया राज्य में है, मुख्य रूप से कैलिफोर्निया राज्य, और भी मिलता है लेकिन मेन यूएसए याद रख लेना। वहाँ का एक कैलिफोर्निया राज्य। छत्तीसगढ़ में थार है तो राजस्थान राज्य में, तो छत्तीसगढ़ बोलते हैं इंडिया में। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, कौन सा डिजर्ट है, कौन बताएगा? विकासशील नहीं चला गया, प्रियांशु। यहाँ पर कौन सा डिजर्ट है? याद करो, बोत्सवाना। सॉरी, बोत्सवाना बोलता हूँ, बोत्सवाना में है। नाम है कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट। ये आपका बोत्सवाना कंट्री है, वहाँ पर है। यहीं पर एक नामीब डिजर्ट, नामीबिया में, नामीब, ये नामीबिया में है। कहाँ पर है? कंट्री का नाम ही है नामीबिया। तो ये भी वेस्टर्न में पड़ेंगे। सहारा डिजर्ट सबसे बड़ा है, लेकिन ये आपका पूरा नॉर्थ टू साउथ, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है। तो उसका भी कारण देखेंगे कि सहारा डिजर्ट ईस्ट टू वेस्ट पूरा क्यों मिलता है। ये आपका सबसे बड़ा डिजर्ट है सहारा डिजर्ट। कितने देशों में फैला है? कितना? 12 कि 11? ठीक है, सहारा डिजर्ट जो है आपका तो 11 या 12 कंट्री में फैला हुआ। देख लेते एग्जैक्टली, कभी कभार पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभार पूछ देता है। ग्यारह, ठीक है, हाँ वही 11 याद आ रहा था मुझे। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट है ये आपका 11 कंट्रीज़ में फैला हुआ है मोस्टली। कितने कंट्रीज़ में है? 11। तो 11 कंट्री का नाम भी लिख लो, कहाँ नहीं फैला है बाद में देख लेना, लिख लो, कोई काम आएगा। सहारा डिजर्ट क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पे नहीं फैला हुआ है, चूँकि लार्जेस्ट डिजर्ट है कि नहीं। तो लार्जेस्ट है, कितनी कंट्रीज़ में है आपका? 11। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा किस कंट्री में नहीं है, पूछ देगा, या किस कंट्री में है पूछ भी दे सकता है। तो नहीं है या है करके तो
जब लोकेशन देखोगे तो एक आध नहीं है पूछेगा तो एक आध दूर वाली कंट्री का नाम देगा। तो सभी कंट्रीज़ की लोकेशन जाके एटलस में देखना है एक बार ध्यान से सभी लोग। तो लिख लीजिए कहाँ पर है। सबसे पहला अल्जीरिया है ना, यहाँ पर आप कंट्रीज जाके देखेंगे तो अल्जीरिया पड़ेगा। तो कुछ तो कॉमन है, अल्जीरिया 11 कंट्रीज में अल्जीरिया। दूसरा है आपका चाड, CHAD, चाड, CHAD, चाड। नेक्स्ट है इजिप्ट, इजिप्ट कहते हैं EGYPT, इजिप्ट। इजिप्ट को ही मिस्र भी कहा जाता है, पुराना नाम इसका मिस्र है। फिर लीबिया, माली, ये सब कंट्री का नाम देख लेना। फिर मॉरिटानिया, MAURITANIA, मॉरिटानिया। फिर है मोरक्को, फिर है नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, TUNESIA, ट्यूनीसिया। और फिर है आपका जो है वेस्टर्न सहारा, तो ये 11 कंट्रीज से जाके एक क्लास ज़रूर देखना है। नहीं देखोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है पूरा का पूरा। जैसे यहाँ पे आपका पड़ेगा मोरक्को है, फिर अल्जीरिया है, फिर इधर आपका ट्यूनीसिया, यहीं पर ट्यूनीसिया है, इधर आपका पूरा का पूरा इजिप्ट पड़ेगा, इधर वाला पार्ट, ठीक है, इधर इजिप्ट है, यहाँ पे सूडान है, ठीक है, मॉरिटानिया वगैरह इधर पड़ेगा आपका जो है। ये सब पूरा लोकेशन आपको वहाँ पे जाके एटलस में एक बार देखना है। चार्ट है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे चार्ट है आपका, आ रही बात समझ में। तो 11 कंट्रीज़ में है, ध्यान में रखना है, 11 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। इसी के साथ एक चीज़ और नोट कर लो, इस सहारा डिजर्ट का ये वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, साहेल रीजन कहलाता है। ये यूपीएससी ने पूछा हुआ एक बार, साहेल रीजन, ये डिजर्ट का पार्ट है। डिजर्ट के बाद ये सेमी एरिड रीजन में आएगा, अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड। तो साहेल क्षेत्र करके एक वर्ड आया था, सेमी, मतलब ना तो ज़्यादा, सेमी एरिड का मतलब होता है जहाँ पे 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, 50 to 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। डिजर्ट मतलब जनरली हम लेके चलते हैं, डिजर्ट का मतलब है जनरली मान के चलते हैं लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी, तब उसको क्या कहेंगे, डिजर्ट में रखेंगे। लेस देन 50 है तो किसमें रखेंगे, डिजर्ट या शुष्क क्षेत्र कह सकते हैं, ड्राई रीजन। डिजर्ट या ड्राई रीजन, शुष्क का मतलब हो गया, तो शुष्क का मतलब, ड्राई का मतलब हो गया 50 से कम, सेमी एरिड का मतलब हो गया ड्राई या एरिड भी बोलते हैं, एरिड, ड्राई या एरिड रीजन, तो हो गया आपका 50 to 75। क्लियर है। तो एक मोटा मोटी दिमाग में रख लेना है, कहीं पे एरिड वर्ड है तो 50 से कम वाला रीजन, या डिजर्ट वर्ड है तो 50 से कम वाला, सेमी एरिड है या, तो ये 50 to। चलिए तो अब आगे बात में चलते। ये हो गया आपके अफ्रीका के डिजर्ट्स हो गए ना, अफ्रीका में ये मेन डिजर्ट हो गए आपके। उसके बाद आ जाओ इंडिया में, थार डिजर्ट तो है ही है, ये वाला इंडिया में थार है। फिर यहाँ पर सऊदी अरब में रब अल खाली है, इसका नाम है रब अल खाली, तो भगवान ने इसको खाली रखा हुआ है, यही हुआ ना भाई। ये आपका कहाँ पर है, सऊदी अरब, सऊदी अरब में। उसके बाद ईरान में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे 2 डिजर्ट्स है, दस्त लूट एंड दस्त कबीर। यहाँ पर 2 डिजर्ट है ईरान में, दस्त लूट एंड दस्त कबीर। कबीर है, कबीर, ये दोनों ईरान में है। एटलस में जाके देखना,
इस साल जो एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए पूरी ईरान की लोकेशन, माउंटेन्स कौन से, सब थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। दस्ते लूट दस्ते कबीर, ठीक है, KAVIR, ये कहाँ पर है? ईरान में है, ठीक है। बाकी वहीं पे और इराक और में जाएंगे, इसी का विस्तार है, सामिया डिजर्ट करके नाम होगा इराक में, इसी का एक्सटेंशन है सामिया डिजर्ट। सामिया डिजर्ट सीरिया में है तो सीरिया डिजर्ट बोल देते हैं, सामिया, सामिया इराक में है, इराक सामिया। तो ये पूरा का पूरा डिजर्ट रीजन है, ये पूरा पूरा इसी का कहीं ना कहीं पाकिस्तान होते हुए भारत तक फैलाव जो है ये लगभग उसी के साथ मिलता है ना। पाकिस्तान में थार डिजर्ट का विस्तार पाकिस्तान में भी है ना, वहाँ पे उसको कहते हैं चेरिस्तान। क्या कहते हैं भाई थार डिजर्ट को पाकिस्तान में? ठीक है, हाँ ठीक है, चोलिस्तान कहते हैं। थार डिजर्ट का जो विस्तार पाकिस्तान में, उसका नाम क्या है आपका? चोलिस्तान। तो पाकिस्तान में जो उसका नाम है वह चोलिस्तान है। थार डिजर्ट का ही विस्तार जो है पाकिस्तान में, उसका नाम है चोलिस्तान, पाकिस्तान में है। तो ये भी याद कर लेना, कहीं काम आएगा। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा। अभी तो एग्ज़ाम, मैंने कहा जब तैयारी स्टार्ट करते हो तो एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना ही मत सोचो। क्या सोचो कि अभी तो हमें इन्फॉर्मेशन, ज्ञान बढ़ाना है, जानकारी बढ़ानी है। सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो। एग्ज़ाम तो पास सोचने के बाद में सोचना, पहले ही सोचो कि जो भी पढ़ रहे हो उसका हमें अपने अंदर क्या करना है, अच्छे से याद करके दिमाग में डालना है, और सब याद हो जाएगा। दिमाग में डाल लोगे, समझ लोगे, तो एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगी। होगी कि नहीं होगी भाई? अब आ जाओ, पूरा आपका जो है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ। तो ऑस्ट्रेलिया में आएंगे आप लोग, तो ऑस्ट्रेलिया में पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट, इसके अलग अलग बहुत सारे नाम है, उसको अलग से देखेंगे, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा एक साथ सभी को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट बोल देते हैं, एक साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट बोल देते हैं। पूरा ऑस्ट्रेलिया का लगभग पश्चिमी भाग क्या है? डिजर्ट के रूप में है। पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट लगभग क्या है आपका? तो फिर उसके अलग अलग नाम हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के फिर अलग अलग नाम है, तो उसको भी देख ही लीजिए, लगे हाथ तो भी नहीं पड़ जाएगा, इतना ज़रूर देखना जाके। तो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो फिर अलग अलग नाम है इसका, जैसे आपका ऊपर यहाँ पर होगा तनामी डिजर्ट, तनामी डिजर्ट है आपका। इधर है आपका सिम्सन डिजर्ट, नीचे है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, यहाँ पे होगा गिब्सन डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट। ये सब ऑस्ट्रेलिया में उसी के पार्ट हो गए, तनामी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट सैंडी डिजर्ट भी होगा यहाँ पर, सीक्वेंस वगैरह देख लेना। ग्रेट सैंडी डिजर्ट, एक यहाँ पर होगा स्टुअर्ट डिजर्ट, स्टुअर्ट डिजर्ट। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही अलग अलग रीजन्स में इसके इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं। तो एटलस जाके देख लेना ध्यान से, पुराने बच्चों को तो बताया होगा कहीं ना कहीं। आया समझ में? तो ऑस्ट्रेलिया में ये पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट आपके डिजर्ट्स के रूप में स्थित है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट हो गया यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपको दिख गया कि डिजर्ट्स, जितने भी हॉट डिजर्ट्स है, ट्रॉपिकल डिजर्ट्स है, वो ऑलमोस्ट कहाँ मिल रहे हैं? आपके कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट में दिख रहे हैं।
दिख रहे है ना। एक आध दो एक्सेप्शनल है, उसको देखेंगे, ठीक है। एक्सेप्शनल में एक तो एक्सेप्शनल में सहारा डिजर्ट है, ये वेस्टर्न में ना हो के पूरा ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है। एक यहाँ पर ऐसे एक्सेप्शनल में देखेंगे इथोपिया में है, कहाँ पर है आपका, इथोपिया में ओ गार्डन डिजर्ट, ये ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पे इथोपिया में जो है, यहाँ पे इथोपिया में एक डिजर्ट है ओ गार्डन, ये एक्सेप्शनल में है, जो ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में, सॉरी वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है, ओ गार्डन डिजर्ट, ये आपका इथोपिया में है, इथियोपिया ओ गार्डन। तो ये एक्सेप्शनल है, एक आध दो एक्सेप्शनल छोड़ दो तो बाकी लगभग दिख रहा है। वेस्टर्न पार्ट में ये भी वेस्टर्न, पूरा ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न है, ये भी वेस्टर्न है लगभग, और ये भी कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न ही आ जाएंगे आपके, इधर वाला पूरा पार्ट है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द जो डिजर्ट्स है वो कहाँ मिलते हैं आपके, हॉट डिजर्ट्स, खास करके डिजर्ट भी 3 प्रकार के पढ़ेंगे अभी। तो मोस्ट ऑफ द हॉट डिजर्ट्स कहाँ मिलते हैं, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में। और एटलस में ध्यान से देखोगे तो ये लगभग 30 से 40 के बीच में ही मिलेंगे, 30 से 35 या 20 से 35 के बीच में मिलेंगे, इन बिटवीन आपका जो है। एग्जैक्टली फॉर्म तो होते 30 से 35 के बीच में, लेकिन विस्तार हो जाता है तो 30 से 20 से 40 के बीच में विस्तार मिलेगा इसका जो है, आया समझ में। तो अब आते क्यों, यहीं पर क्यों बनते हैं और यहीं पे क्यों मिलता है ना। हमारा जो मेन क्वेश्चन क्या है जो पढ़ने जा रहे हैं, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया मैंने साथ साथ, लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा है, क्वेश्चन वही पूछेगा कि ये 30 से 35 के बीच में ही क्यों मिलते हैं और उस महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों मिलते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। बाकी ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से याद कर लेना। मेन डिजर्ट्स मैंने आप लोग को पूरा बता दिए। एटलस जाके खोलना घर में, थोड़ा कष्ट करना, गूगल से देखने से काम नहीं चलेगा ना। गूगल देख के सोच ले कि एग्ज़ाम में गूगल नहीं होगा, एग्ज़ाम में यहाँ पे जो होगा वही काम आएगा। तो उसके लिए एटलस खोल के देखो और उसको हाईलाइट करो, जा कर के एटलस खोल के देखो और उसको हाईलाइट करो। सोचो कि अच्छा सहारा डिजर्ट यहाँ पर है, कालाहारी यहाँ पर है, तो एक इमेज बनाओ माइंड में पूरा। पहले तो पूरा कॉन्टिनेंट्स का इमेज बनाओ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये पूरा कॉन्टिनेंट्स का दिमाग में होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है, एक पूरा इमेज माइंड में होना चाहिए। फिर उसके बाद जब भी ज्योग्राफी की कोई चीज़ पढ़ो, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो फिर एक इमेज के रूप में दिमाग में डालो, तो फिर आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में अपने आप याद आ जाएगा। एग्ज़ाम में क्या होगा, अपने आप एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार 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 देखते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अटाकामा डिजर्ट जैसे ही नाम आएगा तुरंत आ जाएगा, अच्छा साउथ अमेरिका में यहाँ पर, नॉर्थ चिली में है। कंट्रीज़ के नाम भी देखो ध्यान से। तो कुछ दिनों तक एटलस पूरा विश्व घूमो, बिना टिकट यात्रा करो, समझ गए ना। और जो न्यूज़ में है जो क्षेत्र, और मोदी जी, राष्ट्रपति जी, कैबिनेट मिनिस्टर में, फॉरेन मिनिस्टर जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनका पीछा करो, समझ गए। तो फिर उन कंट्रीज़ के, उन क्षेत्रों की पूरी ज्योग्राफी, करंट जो करंट से क्वेश्चन बोलते हैं ना, तो ये करंट से पूछेगा कहाँ पे, जो न्यूज़ में, जैसा पूरा मिडिल ईस्ट न्यूज़ में, तो मिडिल ईस्ट में कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन से डिजर्ट्स है, कौन से माउंटेन्स है, कौन से रिवर्स है, किस कारण जाने जाते हैं। हार्मुज स्टेट बार बार नाम आ रहा है आपका, जो है स्टेट ऑफ हार्मुज बार बार नाम आ रहा है, तो वो किस किस को जोड़ता है, किस किस को अलग करता है, वो सब मैंने क्लास में बता रखा है आप लोग को, जो पुराने बच्चे उनको जो है, तो वो न्यूज़ में। लेकिन उसके अलावा भी आसपास और कुछ चीज़ें अब देखना स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। कौन सी कंट्रीज से वहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज से कौन कौन सी कंट्रीज़ की बाउंड्री लग रही, ईरान के अलावा और कौन कौन से देश लग रहे, तो फिर उसमें फिर आपको थोड़ा सा डीप में जा कर के उसको खुद से करंट को वहाँ पे अपडेट करना है, समझ में आया ना। तो ये आपको ध्यान रहे, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है तो पूरा रीजन हमेशा अभी भी इम्पोर्टेंट है। अमेरिका कूदा है तो अमेरिका के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना भाई। तो ये सब करंट से जोड़ने वाला काम है। चलिए अब आते हैं कारण में, हॉट डिजर्ट्स बनते क्यों है, आपका जो है रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है। तो सबसे पहला तो यही है कि 30 से 35 के बीच में ही क्यों मिलते हैं। तो उसका सीधा सा कारण है कि 30 से 35 में वर्ष भर है, यहाँ पर वर्ष भर यहाँ पर क्या हो रहा है, हवाओं का अवतलन हो रहा है, सब्सिडेंस हो रहा है,
सब्सिडेंस ऑफ एयर थ्रू आउट द ईयर क्यों हो रहा है बता ही दिया था मैंने, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आया समझ में? और इसके कारण से क्या होता है, जब कहीं पे एयर सबसाइड्स कर रही है तो टेम्परेचर बढ़ता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर से बढ़ता है, बताया था। जब भी एयर सबसाइड करती है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हॉट डिजिट हॉट क्या हो गया, समझ में आ गया। तो टेम्परेचर बढ़ा इसलिए हॉट है कि नहीं। दूसरा, जब भी नीचे हवाएं बैठती है तो वर्षा क्या होगी, वर्षा नहीं होगी। जब भी हवाएं नीचे बैठती है, हवाओं के ऊपर उठने, हवा का वर्षा होने के लिए हवाओं को ऊपर उठना जरूरी बताया मैंने। तो एयर सब्सिडेंस हो रहा है आपका जो है, तो वर्षा की संभावना क्या हो गई आपकी जो है, समाप्त। वर्षा की संभावना कम हो गई क्योंकि तापमान बढ़ा तो ऐसी एपुरेशन क्या हो जाएगा, जो सॉरी वाटर वेपर कम हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ रेनफॉल यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी जो है, एंड्स हो जाती, खत्म हो जाती है। आगे बस समझ में कि जब भी हवा नीचे बैठेगी तो टेम्परेचर राइज कर रहा है, थोड़ा बहुत वाटर वेपर भी रहेगा, वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से वर्षा की संभावना भी क्या हो गई वहाँ पे, खत्म। क्योंकि वर्षा होने के लिए हवा का ऊपर उठना जरूरी है। आया समझ में? तो ये दो काम हो गए और यही आपके डिजिट बन गए। यही आपके क्या हो गया, डिजिट बनने के लिए पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, हॉट क्यों है और वर्षा कम क्यों होती है ना। डिजिट का मतलब ही है ना, डिजिट 3 प्रकार के हैं। डिजिट का मतलब है जहाँ पे जब डिजिट वर्ड यूज करते हैं तो सीधा सा मतलब है वर्षा कम होती है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, लेस देन 50 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश होगी उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिजिट कहते हैं। पानी की कमी, डिजिट का मतलब सीधा सा मतलब क्या है, पानी की कमी होती है। पानी की कमी कहाँ होगी, जहाँ वर्षा कम होगी नेचुरली। तो उसको टेम्परेचर के आधार पे 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक हॉट डिजर्ट जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, डिजर्ट्स भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। हॉट डिजर्ट्स गर्म मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये पहला हो गया। दूसरा होता है टेम्परेट डिजर्ट्स, शीतोष्ण मरुस्थल, ये बीच वाले भाग में मिलते हैं। यहाँ पे भी वर्ष, तो यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है ना। डिजर्ट है मतलब वर्षा तो कम होगी, इसमें भी वर्षा कम है, इसमें भी वर्षा कम है, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये गर्म है, हॉट है। ये टेम्परेट का मतलब, शीतोष्ण का मतलब न तो ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, मध्यम तापमान, मॉडरेट टेम्परेचर। मध्यम ताप, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। आया समझ में? और एक हो जाएगा कोल्ड डिजर्ट, जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ये कि अपने आप में क्या है, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र है। तो ठंडे क्षेत्रों में ऐसी हवा ऊपर उठेगी नहीं, तो वहाँ पे भी बारिश कम होती है, लेकिन टेम्परेचर कम है, तो इसको क्या कह देते हैं हम लोग, तो ग्रीनलैंड, आपका अंटार्कटिका। इंडिया में देखेंगे तो लद्दाख वाला जो रीजन है जहाँ पे सालों भर बर्फ जमी रहती है, वो किस में आएंगे, कोल्ड डिजर्ट में आएगा। तो इस प्रकार से डिजर्ट भी देखेंगे तो 3 प्रकार के हो गए, है ना। तो इस अभी हॉट डिजर्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, इन दोनों के भी एग्जाम्पल बता, इसका तो बता ही दिए, इसके भी एग्जाम्पल लिख ही लो। टेम्परेट के एग्जाम्पल है आपका, चाइना में है टकलामकान। टकलामकान डिजर्ट है चाइना में, है ना। इसके अलावा आपका है गोबी डिजर्ट्स। गोबी डिजर्ट है मंगोलिया में। टेम्परेट में गोबी डिजर्ट है आपका मंगोलिया। इसके अलावा एक है किजिलकुम, ये आपका कजाकिस्तान में होगा। कजाकिस्तान। और एक होगा कराकुम, ठीक है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान में होगा।
सेंट्रल एशिया में है। ये टेम्परेट डिजर्ट्स है, ये महाद्वीपों के बीच में मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? महाद्वीपों के मध्य में मिलते हैं, जहाँ पे बारिश मध्य अंदर आते आते आर्द्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं टेम्परेट डिजर्ट्स। तो कुछ एग्जांपल्स है, एटलस में भी दिखा दूंगा, एंड एटलस ज़रूर जाके खोल के देखना है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ में आते हैं, राइट। ये आपका ईरान से और ऊपर जाएंगे तो मिलेगा। आया समझ में? तो ये तो है, हम लोग हॉट डिजर्ट पढ़ रहे हैं, तो इनका भी निर्माण क्यों हो रहा है? तो कॉन्टिनेंट के बीच में है, तो डेफिनेटली वहाँ तक आते आते हवाएं शुष्क हो जाती है ना। समुद्र के किनारे ज़्यादा बारिश होती है, समुद्र के अंदर जितना जाते जाएंगे वर्षा कम होते जाएगी। तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में है, तो वहाँ तक आर्द्र हवाएं पहुँच ही नहीं पाती है, इसलिए वर्षा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो टेम्परेट के लिए हो गया। कोल्ड में ऑलरेडी कोल्ड हवा है, तो ऊपर उठ ही नहीं पाएगी, ठंडी है, बैठे रहती है, बर्फ़ जमी है, तो कहाँ से वहाँ पे बारिश होगी? तो ये कोल्ड डिजर्ट्स में आ गए। तो ये ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, इंडिया में लद्दाख, ये सब रीजन आ गए। एनीवे, तो टाइप्स ऑफ कोल्ड, टाइप्स ऑफ डिजर्ट भी हो गया आपका। अब आते हैं हॉट डिजर्ट्स में पढ़ रहे थे, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आपका कि हॉट डिजर्ट्स 30 से 35 या 20 से 30 या 20 से 40 के बीच में ही क्यों बनते हैं, क्यों मिलते हैं, है ना समझ में? तो इन कारण से बनते हैं। अब दूसरा ये है, फिर पूरे पट्टी में क्यों नहीं मिलते? 20 से 30 पूरा मिलना चाहिए ना, यहाँ मिल रहे हैं तो 20 से 30 ये पूरा मिलना चाहिए। जब यहाँ पे हवाएं उतर रही है तो सभी जगह मरुस्थल मिलना चाहिए, ये पूरा का पूरा इतना बेल्ट मिलना चाहिए। सहारा मिल रहा है, वैसे ये पूरा का पूरा 20 से 30 वाला पूरा मरुस्थल ही मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसका कारण क्या है? दूसरा, तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण हॉट डिजर्ट्स के लिए, हॉट डिजर्ट्स के लिए दूसरा कारण जो पहले लिखेंगे हम लोग, वो है कोल्ड करेंट्स। जितने भी ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग है, वहाँ पे कोल्ड करेंट्स भी मिलती है। वहाँ पे क्या मिलती है आपकी, जो है कोल्ड करेंट्स भी मिलती है। जैसे यहाँ पर है आपका, कौन सी कोल्ड करंट है, कौन बताएगा? कोल्ड करंट का मतलब ओशियंस में बहने वाली करंट, ओशनिक करंट। यहाँ पे कौन सी है, कौन बताएगा? पेरू या हम्बोल्ट, ठीक है। ओशनोग्राफी तो पढ़ा दिया ना तुम लोग को भाई। तो पेरू या हम्बोल्ट करंट यहाँ पे मिलती है, ये कोल्ड करंट है। पेरू या हम्बोल्ट कोल्ड करंट, ये कोल्ड करंट भी उसका एक कारण है, देखेंगे अभी कैसे है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कोल्ड करंट मिलती है उसका नाम है कैलिफोर्निया कोल्ड करंट। यहाँ पर जो मिलती है उसका क्या नाम है आपका, जो है कैलिफोर्निया कोल्ड करंट। यहाँ पे जो मिलती है उसका नाम है आपका कैलिफोर्निया कोल्ड करंट। कैलिफोर्निया कोल्ड करंट। तो देखेंगे सभी जहाँ जहाँ कॉन्टिनेंट जहाँ जहाँ पे डिजर्ट मिल रहे हैं वहाँ पे कोल्ड करंट जरूर मिलेगी ना। यहाँ पर है, कौन सी नाम है यहाँ पे, कौन बताएगा? चंद्रिका बताओ। अफ्रीका के वेस्ट में क्या नाम है? शाश्वतन, आकांक्षा, याद करो कुछ। अभिषेक बाबू, बेंगुला, गुड। यहाँ पर जो कोल्ड करंट मिलती है उसका नाम है बेंजुला, BEN, बेंजुला, EULA, बेंजुला, हिंदी में बेंगुला लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक कोल्ड करंट है, इसका नाम है बेंगुला कोल्ड करंट। और अफ्रीका में इधर भी, यहाँ पे भी एक कोल्ड करंट है, क्या नाम है? कनारी। तो इस तरीके से देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स के जितने भी वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर आपका है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, नामी
करंट का भी नाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट है, इसी नाम से यहाँ पे करंट मिलती है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट। ये वाला कैनारी, KCANARY, कैनारी कोल्ड करंट। आया समझ में? तो दूसरा जो कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों मिलते हैं, तो इसका एक पहला कारण हो गया, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं मिलती है, ठंडी महासागरी, ये महाद्वीप हैं, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ठंडी महासागरी जलधाराएं मिलती है। एग्जाम्पल एक दो दे देना, जो भी बताया मैंने उसमें से। कोल्ड करेंट्स फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कोल्ड करेंट्स फ्लो इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो कोल्ड करेंट मरुस्थल के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी? ठंडी है तो वहाँ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को और क्या कर देगी, कम कर देगी, तो हवाएं जो ऊपर उठना चाहिए वो थोड़ा बहुत संभावना रहेगी वो भी नहीं उठेगी, है ना। नीम तो नीम ऊपर से करेला चढ़ा बोल देते हैं ना भाई। तो पहले से यहाँ पे हवाएं बैठ रही है, किसके कारण से? 30 से 35 चांसों के ऊपर हवाएं ऑलरेडी पहले से बैठ रही है, ठीक है, कि विश्वतरीकी क्षेत्रों से ठंडी हो करके, फिर वहीं पे ठंडी धाराएं भी बह रही है वही पास में, तो और टेम्परेचर को और क्या कर दी उसने, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को। मैंने कहा जब हवाएं नीचे बैठती है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वहाँ पे नेचुरली देखेंगे तो क्या है, ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा तो हवाएं ऊपर उठ और भी नहीं पाएंगी। आ रही बात समझ में? तो थोड़ी बहुत संभावना है, जो महासागर में थोड़े बहुत हवाएं ऊपर उठ सकती थी, बारिश हो सकती थी, वो भी संभावना क्या हो गई, ठंडी जलधाराओं के कारण से खत्म हो गई। तो वही हो गया ना भाई, नीम का नीम ऊपर से करेला चढ़ा, समझ गया? आवाज़ सुनिए ना, नहीं सुनिए हिंदी वालों ने। तो दूसरा कारण ये हो गया। अब तीसरा कारण है ना, पश्चिमी भाग में पाए जाने के कारण ये भी हो गया, बनने का मेन कारण तो ये हो गया। यदि डिजर्ट बनने का मेन कारण पूछेगा तो ये वाला हो गया, पश्चिम में ही सिमट क्यों हो गया, पूरे बेल्ट क्यों नहीं मिलता है, तो उसके पीछे दो कारण रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तीसरा कारण क्या है कि ये जो क्षेत्र जो पड़ता है व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये जो क्षेत्र पड़ेगा व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में पड़ेगा आपका। ये व्यापारिक हवाएं चल रही है, इसको मैप में देख लो, समझ में आएगा। 0 डिग्री के पास में तो ये आपका ये वाला ले लेते, अटाकामा वाला ले लेते समझने के लिए। ये हो गया आपका 5 से 5 वाला रीजन, है कि नहीं? तो यहाँ इधर की ओर कौन सी हवाएं चल रही है? व्यापारिक हवाएं चल रही है, ये व्यापारिक हवाएं चल रही है कि नहीं? इस वाले अटाकामा वाले डिजर्ट्स में कौन सी हवाओं का प्रभाव है, तो है ना, इधर से लेंगे तो ये भी व्यापारिक हवाएं हो गई, ये वाले में भी आपका जो है कि नहीं। अब ये व्यापारिक हवाएं जैसे ये महासागरों से आ रही है, कहाँ से आ रही? इधर से देखेंगे तो ओशियंस के ऊपर से आ रही है। तो ओशियंस के ऊपर से आ रही है तो आर्द्रता तो होती है इसमें पर्याप्त, लेकिन ये पूर्वी भाग में तो वर्षा कर लेती है, यहाँ पे टकराएंगी, पहले वर्षा कर ली, लेकिन यहाँ तक आते आते क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है, शुष्क आर्द्रता खत्म हो जाती है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर व्यापारिक हवाओं से जो वर्षा की संभावना है वो भी खत्म हो गई, है ना। बारिश कैसे होती है? या तो हवा ऊपर उठे या कहीं से आर्द्रता वाली हवा आकर के टकरा करके ऊपर उठ करके बारिश करे। तो ये जो व्यापारिक हवाएं हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती है, पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और उससे भी वर्षा की संभावना क्या हो गई, खत्म हो गई। तो जितनी संभावना है वर्षा होने की वो सभी क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो जा रही है। इसलिए वहाँ पे वर्षा क्या हो जाती है, उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, डिजर्ट बन जाते हैं। तो तीसरा कारण लिख लीजिए,
लिख लीजिए तीसरा कारण हिंदी में लिख लीजिए कि पूर्वी व्यापारिक हवाएं, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, पूर्वी व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तक आते आते शुष्क हो जाती है। ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स गेट ड्राई, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स गेट ड्राई, कॉमा लगा के रिच, आपका जो एट टिल रिच मतलब पश्चिम तक पहुँचते पहुँचते, टू रिच इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। समझ में आया समझ में कि जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है वो ईस्टर्न पार्ट में तो वर्षा करती है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट तक आते आते क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। वेस्टर्न पार्ट तक आते आते क्या हो जाती है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स प्रोवाइड्स रेनफॉल इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बट गेट ड्राई रीचिंग टूवर्ड्स या रीचिंग टू वेस्टर्न कोस्ट। क्लियर? ये तीन कारण याद रखने हैं कि गर्म मरुस्थल क्यों बनते हैं। तो कारण तो मेन ये हो गया, पश्चिमी भाग में ही क्यों सीमित है, पश्चिमी भाग में ही क्यों मिलते हैं, तो उसके दो कारण यहाँ पर आ गए। इन सब कारणों से वहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है और कहीं ना कहीं क्या होता है, रेनफॉल कम हो जाती है। आया समझ में? तो सबसे ड्राइस्ट बताया था कौन सा वाला डिजर्ट है आपका, अटाकामा वाला। दिस इज द ड्राइस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड। सबसे कम बारिश किस डिजर्ट में होती है, तो यहाँ पर होती है ड्राइस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड, अटाकामा डिजर्ट। वहाँ पर एक सिटी है अरिका, जहाँ पे सबसे लिस्ट रेनफॉल वाली सिटी कहलाती है अरिका। अरिका करके एक शहर है चिली में, नॉर्थ चिली में, ड्राइस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड कहलाता है। सबसे कम बारिश वाला शहर अरिका। क्लियर हुआ? और चिली मैंने कहा था नाइट्रेट वगैरह मिलता है भले। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये सहारा डिजर्ट ईस्ट टू वेस्ट क्यों मिल रहा है, सहारा डिजर्ट आपका जो है पूरा ईस्ट टू वेस्ट सहारा डिजर्ट क्यों मिल रहा है, तो उसके लिए भी ये तीनों कारण ही रिस्पॉन्सिबल है। बस पूर्व में भी बारिश नहीं हो पाती सहारा डिजर्ट में, क्योंकि ये व्यापारिक हवाएं स्थल से होकर के आ रही है। ये आपका सहारा डिजर्ट है। तो होता क्या है, सहारा डिजर्ट को भी इतना ही होना चाहिए, इतना ही फैले मिलना चाहिए यहाँ तक, इतना वाला पार्ट। लेकिन ये पूरा यहाँ तक क्यों मिलता है, क्योंकि जो व्यापारिक हवाएं यहाँ पर आ रही है ये लैंड से होकर के आ रही है। तो इन हवाओं से यहाँ पे जो बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर जो है ये वाली व्यापारिक हवाएं, तो यहाँ बारिश हो गई, इधर से आई तो यहाँ बारिश हो गई, यहाँ बस बारिश नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये कहाँ से आ रही है, लैंड से आ रही है, तो लैंड से आ रही है तो यहाँ पर भी जो बारिश होनी चाहिए व्यापारिक हवाओं के द्वारा, ट्रेड विंड्स के द्वारा, वो वर्षा नहीं मिल पाती है। क्योंकि पूर्वी हवाएं यहाँ कहाँ से आ रही है, लैंड के थ्रू आ रही है, लैंड के ऊपर से आ रही है, तो ये भी ड्राई होती है। और ये भी पूरा डिजर्ट रीजन है हमारा, तो ऐसी भी ड्राई होती है। तो इससे भी होने वाली वर्षा खत्म हो जाती है और ये पूरा का पूरा डिजर्ट यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट मिलता है। आया समझ में? तो कभी ये भी आ जाए कि सहारा मरुस्थल पूर्व से पश्चिम तक पूरा फैला हुआ क्यों है, बाकी तो सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट में ही है। तो उसका कारण क्या लिखोगे आपका कि ये जो पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं, ये आपका पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं जिससे पूर्वी भाग में वर्षा होती है। ये पूर्वी भाग में वर्षा नहीं करती सहारा डिजर्ट में, क्यों? क्योंकि महाद्वीपों या स्थल भाग से होकर के आ रही है, लैंड से होकर के आ रही है। समझ गए? है ना समझ? दिमाग खुला रखना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस पे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, एग्जाम निकाल लोगे, रटे रहोगे तो नहीं निकाल पाओगे। और मैंने फिर से कहा है कि यूपीएससी या कोई भी कंपटीशन पूरी तरह रटने का खेल नहीं है, थोड़ा सा समझना भी होता है। तो ये हो गया आपका डिजर्ट्स। तो इतने चीज़ें याद रखना है। तो भूमंडलीय हवाएं हो गई, ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन हो गया, और उसका प्रभाव हो गया क्लाइमेट पे क्या, तो डिजर्ट्स वगैरह क्यों बनते, ये भी हो गया। मरुस्थल के 3 प्रकार भी बता दिए, कौन कौन से मरुस्थल के 3 प्रकार है। ठीक है, ठंडे मरुस्थल, टेम्परेट डिजर्ट और है ना गोबी डिजर्ट। तो ये सब डिजर्ट का
मैप भी देख लेना आपका जो है टेम्परेट डिजर्ट्स कहाँ कहाँ पर है। गोबी कहाँ पर है, मंगोलिया कहाँ पर है, चाइना के पास में मंगोलिया एक कंट्री है, चाइना के साथ, चाइना और रसिया के बीच में है ना, चाइना और रसिया के बीच में एक छोटी सी कंट्री है। इधर आपका पूरा रसिया है, इधर आपका पूरा का पूरा क्या है, तो यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है मंगोलिया। यहाँ पे गोबी डिजर्ट है, यहाँ पर आपका गोबी डिजर्ट, ये टेम्परेट डिजर्ट है, सबसे बड़ा टेम्परेट डिजर्ट है, लार्जेस्ट टेम्परेट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड, लार्जेस्ट टेम्परेट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड है। तो ये हो गया आपका विंड्स। आया समझ में? हाँ, थार का अपना अलग रीजन है। थार डिजर्ट क्या है कि थार डिजर्ट का मानसून के साथ जुड़ा हुआ संबंध है आपका। यहाँ पे जो वर्षा, भारत में अधिकांश वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून से होती है। इंडिया में जो बारिश होती है किससे होती है आपकी, साउथ वेस्ट मानसून से होती है। ये जो साउथ वेस्ट मानसून राजस्थान में जाता तो है, लेकिन इसके लिए कोई रुकावट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वर्षा, एक कारण ये है, नहीं हो पाती है। यदि ये हिमालय नहीं होता तो हमारे पूरे भारत, उत्तर भारत में वर्षा नहीं होती। ये तो हिमालय है, इस कारण से हम लोग उत्तर भारत, हिमालय इन हवाओं को क्या कर लेता है, रोक लेता है, और यहाँ पे क्या कर देता है, वर्षा कर देता है। यहाँ पर अरावली जो है ये इस तरीके से समानांतर है, तो ये हवाएं अरावली के समानांतर निकल जाती है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पे वर्षा नहीं होती। पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है क्योंकि ये अरावली से टकराती है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्षा हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे वर्षा, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है वेस्टर्न पार्ट में। तो एक कारण मेन आपका ये है, बाकी और भी मानसून पढ़ेंगे तो उसमें एक दो कारण और आएंगे, ठीक है, जिसके कारण से बारिश नहीं होती है। तो थर्ड डिजिट इस तरीके से बना हुआ है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका डिजर्ट्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक छोटा कोई है हमारे पास जो 10-5 मिनट में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो एक टॉपिक आपका है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जली चक्र। ऑप्शनल में भी लिखा हुआ है, जीएस में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, जली चक्र। ऑप्शनल में अलग से लिखा हुआ है, बहुत ही बच्चों वाला टॉपिक है, और जीएस में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो चक्र, जली चक्र का मतलब है, जली चक्र का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर जल का संतुलन कैसे बना रहता है, वाटर बैलेंस, एक्वेटिक बैलेंस कैसे बना रहता है, हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस कैसे बना रहता है। जितना वाष्पीकरण हो रहा है उतनी बारिश भी होनी चाहिए, है ना, तभी तो जाके क्या बना रहेगा, आपका संतुलन बना रहेगा। आपका ये हो गया आपका अर्थ। तो यहाँ से आपका नदी नालों से होता है समुद्र में पानी आता है, रिवर्स, फिर यहाँ से वाष्पीकरण होता है ना, इवेपोरेशन होता है, फिर ये वाटर वेपर के रूप में कहाँ पे आ गया, इवेपोरेशन हुआ तो वाटर वेपर, जलवाष्प बन गया। क्या बन गया आपका जो है, जलवाष्प बन गया आपका जो है। फिर इसका फिर से संघनन होता है, एटमॉस्फेयर फिर से क्या होता है, संघनन, कंडेंसेशन होता है, बताया था, कंडेंसेशन होगा आपका जो है। तो ये फिर से बादल बनेंगे, और बादल बन करके फिर से क्या होंगे आपके, क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बन के फिर से वर्षा करेंगे, रेनफॉल हो जाएगा। यहाँ पर भी होगा रेनफॉल, समुद्र में भी होगा, स्थल पे होगा तो फिर से नदी नालों के थ्रू, है ना। यहाँ से भी वाष्पीकरण होता है, झील वगैरह है कहीं पर, तो लेक से भी वाष्पीकरण होकर के जलवाष्प फैली जाएगी, इससे भी एवपोरेट हुआ, और वाटर वेपर कहाँ चला गया आपका, एटमॉस्फेयर में, संघनन होगा, फिर बादल बनेंगे, फिर गिरेंगे। तो इस तरीके से लैंड, वाटर, ओशियन सब में क्या बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है, बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, क्यों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, वर्षा कई जगह पे
कम होते जा रही है, तो इसलिए कई जगह पे वाटर क्राइसिस की स्थिति बन रही है, कहीं ज़्यादा बारिश भी हो रही है तो वाटर सरप्लस की स्थिति बन रही है। तो इस तरीके से जलीय चक्र का मतलब हो गया जल का संतुलन जो है 3 प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। जलीय चक्र में 3 प्रक्रियाएं हो गई, 3 प्रोसेस हो गए आपके जो है। एक है आपका वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, दूसरा है आपका संघनन, एटमॉस्फेयर में जाकर के संघनन होता है, कंडेंसेशन, और फिर होता है वर्षा, वर्षण, प्रेसिपिटेशन। तो ये 3 प्रक्रियाओं के द्वारा जल का जो संतुलन बना रहता है, साइक्लिक फ्लो होते रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहेंगे। वाष्पीकरण हुआ, संघनन हुआ, फिर से बारिश के रूप में अर्थ पर आ गया। आया समझ में? तो ये हो गया आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये ध्यान में रखना है, और इसी के माध्यम से वाटर बैलेंस हमारे अर्थ पे बना रहता है। कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है तो भी रिवर्स वाटर फ्लो के द्वारा, नदियों के द्वारा इधर से उधर होते रहता है ना पानी भी जो है, तो वो बैलेंस भी बना रहता है। तो एक टॉपिक ऑप्शनल में है, बहुत ही एक बार आया भी है, इजी क्वेश्चन है ऑप्शनल में। आया समझ में? तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पूछेगा तो क्या लिखोगे? यूपीएससी हमेशा थोड़ा सा आगे सोच के पूछेगा। तो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आपका, तो कॉमन सेंस लगा के भी लिख सकते हो, टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन ज़्यादा हो गया, ग्रेटर देन रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है वर्षा की तुलना में, है कि नहीं। वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है वर्षा की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग के कारण से कई क्षेत्रों में। तो इसके कारण से पानी की कमी होते जाएगी, आपका क्या होगा, जल संकट, जल की कमी होते जाएगी, कई क्षेत्रों में वाटर क्राइसिस क्रिएट होगी आपकी जो है। आया समझ में? तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। वाटर चक्र जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। आया समझ में? तो इतना सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा सिलेबस में है ऑप्शनल के। जीएस में तो नहीं भी रखोगे ऑप्शनल, तो थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा ही। उसमें भी इकोलॉजिकल बैलेंस से इकोसिस्टम में भी पढ़ाया था, याद आ रहा है? तो क्वेश्चन यहाँ पे वही पूछेगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का इम्पैक्ट पूछ सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कॉमन सेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, उसके कंपेरिजन रेनफॉल कम हो गई, वाटर वेपर भी कम होते जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर क्या होगा आपका, कम होते जाएगा, तो ओवरऑल रेनफॉल भी क्या हो गई आपकी, कम होते जाएगी। तो इस कारण से वाटर जो बैलेंस नेचुरली बना हुआ था पृथ्वी में, वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो गया, और इन फ्यूचर में कई क्षेत्रों में इस तरीके से वाटर क्राइसिस क्रिएट होगी। और वाटर क्राइसिस क्रिएट होगी तो उसी से फिर डिजर्टिफिकेशन बोल देते हैं, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, है ना। डिजर्टिफिकेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मतलब कई सारे रीजन्स डिजर्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे, इसी का फिर लास्ट कंसिक्वेंसेस क्या होगा आपका, वाटर क्राइसिस होगी। वाटर क्राइसिस से क्या होगा आपका, डिजर्टिफिकेशन बढ़ेगा आपका, जो वाटर क्राइसिस बढ़ेगी और उससे डिजर्टिफिकेशन बढ़ेगा, और इस तरीके से कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होते जाएगा, पूरा अर्थ का इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मानेगा ना, प्रकृति में हर चीज़ बैलेंस रूप से बना हुआ है, लेकिन हम लोग हैं कि उसको इम्बैलेंस करने में लगे हुए। जितना युद्ध हो रहा है ना, तो आदमी से बड़ा गधा कुछ भी नहीं है दुनिया में। हम लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन आदमी से गधा। अब युद्ध जो कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा है क्या? बस थोड़े से के लिए लड़ाई हो रही है भयंकर सारी, अच्छी खासी,
कई सारे लोग मर रहे, कई सारे पूरा इकोसिस्टम फिर से पॉल्यूशन फैलेगा, है कि नहीं। आने वाले समय में अब तेल संकट आएगा तो हम लोग भी परेशान होंगे, गैस का रेट बढ़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, दाम बढ़ेंगे, और हमारी कोई गलती है नहीं भाई साहब। ट्रम्प के अपना ईगो है, ट्रम्प अपने ईगो के कारण से ईरान के ऊपर अटैक करके परेशान कर रहा है दुनिया को। तो मैंने कहा ना, सब लोग मिलकर के अमेरिका ऊपर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों?